नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग और सच कहूँ तो एक बेहद ज़रूरी मौजू पर बात करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल ब्लड यानी कृत्रिम रक्त की खोज। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें 100 साल से ज़्यादा की नाकामी है, लेकिन एक हैरान कर देने वाला भविष्य भी छिपा है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया में खून ही खत्म हो जाए? ये सवाल अपने आप में इस पूरी खोज की अहमियत बता देता है ना? अच्छा, अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वो असल में इस पूरी दौड़ की वजह है। देखिए, एक तरफ है डोनर से मिला हुआ खून। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी? मुश्किल से 6 हफ्ते, और वो भी फ्रिज में रखने पर। और दूसरी तरफ है वो चीज जिसे बनाने की कोशिश हो रही है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जो कमरे के तापमान पर, सोचिए, 2 से 5 साल तक चल सके। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। ये अंतर ही सब कुछ है। तो आइए अपने पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मौजूदा ब्लड सप्लाई सिस्टम में असल दिक्कतें हैं क्या। देखिए, सिर्फ दान किए गए खून पर निर्भर रहने की ना कुछ बड़ी कमजोरियां हैं। एक तो पूरी दुनिया में इसकी हमेशा कमी रहती है, खासकर किसी आपदा या जंग के दौरान। दूसरा, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बहुत ही सख्त कोल्ड चेन चाहिए। फिर इन्फेक्शन का खतरा तो हमेशा ही रहता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच करना पड़ता है, जिसमें कीमती वक्त ज़ाया होता है। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक कह सकते हैं कि 3 अलग-अलग रास्तों पर दौड़ लगा रहे हैं। चलिए एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला तरीका है हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर्स, शॉर्ट में कहें तो HBOCs। ये असल में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ढोने वाले प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन का इस्तेमाल करते हैं। और ये हीमोग्लोबिन या तो इंसानों से या फिर गायों के खून से लिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? होता ये है कि रेड ब्लड सेल के बाहर अगर हीमोग्लोबिन खुला घूम रहा हो तो वो जहरीला हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं कि उसे केमिकली मॉडिफाई करते हैं, उसे स्टेबल बनाते हैं, ताकि वो बिना किसी सेल के कवर के शरीर में सेफली ऑक्सीजन पहुंचा सके। और इसी में एक बहुत ताज़ा अपडेट भी है। 2025 में रिसर्चर्स हीमोग्लोबिन पर पॉलीमर वाले डोपामीन की एक कोटिंग करने का नया तरीका टेस्ट कर रहे हैं, ताकि इसकी टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन और कम हो सके। ये एक वाकई में बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। चलिए अब दूसरे तरीके पर आते हैं, परफ्लोरोकार्बन इमल्शन या PFCs। ये पूरी तरह से सिंथेटिक हैं, मतलब लैब में बनाए गए लिक्विड्स। इनकी खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन के साथ केमिकली जुड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे अपने अंदर घोल लेते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक ऑक्सीजन स्पंज की तरह सोचना। PFCs फेफड़ों में ऑक्सीजन सोखते हैं और फिर शरीर के टिश्यूज में जाकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें एक पैच है, ये ठीक से काम करे इसके लिए मरीज को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी में भी एक लेटेस्ट अपडेट है। 2026 में एक नया PFC नैनो इमल्शन बनाया गया है, जो खास तौर पर ट्रांसप्लांट के लिए निकाले गए अंगों को शरीर के बाहर सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक बहुत ही खास लेकिन बेहद ज़रूरी इस्तेमाल है। और अब आता है तीसरा तरीका, जो शायद सबसे ज़्यादा नेचुरल है, लैब में रेड ब्लड सेल्स को उगाना। जी हाँ, इसमें स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके लैब के अंदर ही असली काम करने वाली रेड ब्लड सेल्स बनाई जाती हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच में हो रहा है। 2025 में यूके के रीस्टोर ट्रायल ने ये कर दिखाया। उन्होंने वॉलंटियर्स को लैब में बना खून सफलतापूर्वक चढ़ाया, और कमाल की बात ये है कि ये खून शरीर में बिल्कुल नॉर्मल डोनर ब्लड की तरह ही काम कर रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है हीमोग्लोबिन वेसिकल्स यानी HBVs। इसमें जापानी रिसर्चर्स ने हीमोग्लोबिन को लिपिड के नन्हे नन्हे बबल्स में पैक कर दिया है। ह्यूमन ट्रायल्स में इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और उम्मीद है कि 2030 तक ये क्लिनिकल इस्तेमाल में आ सकता है। तो अगर इतने सारे बढ़िया आइडियाज़ हैं, तो फिर ये काम इतना मुश्किल क्यों है? अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो बताता है कि हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है और क्यों इस खोज में इतने फेलियर्स हुए हैं। ये एक लाइन इस पूरी चुनौती का सार है। एक सदी से ज्यादा की रिसर्च के बावजूद
आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अप्रूव नहीं हुआ है जो हर किसी के लिए सुरक्षित और असरदार हो और खून चढ़ाने की ज़रूरत को पूरी तरह ख़त्म कर सके। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई? शुरुआती HbOCs क्यों फेल हुए? देखिए, प्रॉब्लम 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, जो फ्री हीमोग्लोबिन है, वो खून की नसों की दीवारों से एक बहुत ज़रूरी केमिकल नाइट्रिक ऑक्साइड को सोख लेता है, उसे खींच लेता है। अब आता है स्टेप 2। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड गायब होता है, खून की नसें बुरी तरह सिकुड़ने लगती हैं। इसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और नतीजा, खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर। बस यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया। दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ भी अपनी अपनी मुश्किलें थीं। PFCs से लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने लगे और प्लेटलेट्स में भी दिक्कतें आईं। और जहां तक लैब में बने खून की बात है, तो उसे बनाने की लागत और उसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करने की चुनौती इतनी बड़ी है कि फिलहाल के लिए मास प्रोडक्शन नामुमकिन सा लगता है। इन सभी नाकामियों से सीखते हुए वैज्ञानिकों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करता है। अब जो लक्ष्य है वो आर्टिफिशियल ब्लड बनाना नहीं है, बल्कि अब इसे कहते हैं ऑक्सीजन थेरेप्यूटिक्स। ये सिर्फ नाम का फेरबदल नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। मतलब एक जादुई गोली की तलाश करने के बजाय अब खास जरूरतों के लिए खास टूल्स बनाने पर फोकस है। और ये स्लाइड इस नई सोच को एकदम साफ दिखाती है। भविष्य एक टूलकिट बनाने में है, जहां हर टूल का अपना एक खास काम हो। जैसे जंग के मैदान में घायल सैनिकों के लिए पाउडर वाले HbOCs, ट्रांसप्लांट के लिए अंगों को बचाने के लिए PFC नैनो इमल्शन और किसी रेयर ब्लड ग्रुप की इमरजेंसी के लिए हीमोग्लोबिन वेसिकल्स। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या खून चढ़ाने का भविष्य किसी एक जादुई समाधान पर नहीं, बल्कि अलग-अलग तकनीकों के एक पूरे टूल किट पर निर्भर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में इस फील्ड की दिशा तय करेगा।